नमस्कार दोस्तों, मैं राजवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला ऐप पर। जैसे बच्चों आपको पता है कि आपका जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स चलता जा रहा है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमआईपी का लेक्चर नंबर 16 विच इज ग्रेविटेशन। आपको भी पता है यार कि ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितना मिलता जुलता है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के फॉर्मूला, सिमिलर टाइप की अप्रोच। तो जनरली होता क्या है कि इसका वेटेज एग्जाम्स में कंपैरेटिवली कम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे कमारा छोड़ दो ना। नहीं, आपको ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास सारी चीजें सिमिलर चल रही हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप 12th में जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से घुसते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बच्चे को जल्दी समझ आ ही जाता है। तो आप क्या करें, उसी चीज को अप्लाई करें यहां पर और इस चैप्टर को भी ना छोड़े। यार एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ना क्यों है, लेके तो जाएंगे ना मार्क्स, है ना। तो चला जाए, अपना टाइम स्टार्ट होता है अब, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर पाए। ठीक है, तो चला जाए बेटा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग हरियाली ही फैलाएंगे, अच्छा लगता है। इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, कई बच्चों को दिखने में दिक्कत होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मास m and radius r each are kept in such a way that each touches the other two। मतलब ये कुछ इस टाइप से रखा हुआ है बेटा कि एक हमारे पास स्फीयर यहां पर है, एक हमारे पास स्फीयर यहां पर है, और ये हमारे पास स्फीयर यहां पर है। तीनों ही हमारे पास एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, सभी का मास सेम m दे रखा है, और अगर हम लोग इनका रेडियस मार्क करें बेटा तो सभी का रेडियस r है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मार्क करा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। अगर मैं इन दोनों को मार्क करूंगा तो ये भी r होगा और ये भी r होगा, राइट। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें फोर्स बताना है ऑन एनी ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू। अब जरा मतलब भैया हमारे को क्या बोला था, हमें क्या बोला गया था ग्रेविटेशन में कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और वो जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू होता है Gm1m2 अपॉन r²। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 की अगर बात करें तो दोनों का मास, और r होता है हमारे पास सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो भैया हमारे पास लॉजिकली जब हमने कहा कि कोई भी दो पार्टिकल जिनका मास है वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले पार्टिकल पे फोर्स बताएंगे सभी की वजह से। तो भाई इसकी वजह, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दो फोर्सेस बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हरा और पीला हो गया है तो हम सफेदी फैला दें। तो भैया हमारे पास एक तो ये अट्रैक्ट करेगा, अब ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी उसको मिलेगा, वो भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, अरे भैया फोर्स एनालिसिस उस पे करनी ही नहीं है, हमें फोर्स एनालिसिस किस पे करनी है, इस पे, राइट। तो हम लोगों ने कहा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स की वैल्यू होगी G, दोनों का मास सेम है m इंटू m, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। अरे नहीं रे, 2r, क्योंकि भैया देखो ना ये वाला डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना इस बार, तो ये हो गया कितना, 2r, तो ये हो जाएगा बेटा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है क्या इन दोनों के बीच का फोर्स भी वही वैल्यू रखेगा जो इन दोनों के बीच का था, हाँ या ना। तो कैलकुलेशन नहीं, हम लोग सीधे कहेंगे कि हमारे पास ये भी सर इसको अट्रैक्ट करेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल शाबाश बेटा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो ये वाला फोर्स लगाएगा यहां पर जो फोर्स होगा उसकी भी वैल्यू यही होगी, क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 2r का ही है। अब आ गया सर ये दोनों फोर्सेस हो गए हमारे पास। जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो Gm² अपॉन 4r² होगी। मैंने कहा शाबाश बेटा। अब इसके आगे क्या करेंगे, सर हमें पूछा है टोटल फोर्स निकाल दो, तो मैं कहूंगा सर इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं F और F, है ना, ये भी F है और ये भी F है, तो टोटल आंसर हो गया 2F। टीचर उसी समय धनाधन पीटना स्टार्ट कर देगा कि अभी तक तो सही जा रहा था। अब क्या हो गया भैया, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास टोटल फोर्स अगर हमें निकालना है
तो हम क्या कहेंगे, एक फोर्स इधर लग रहा था F जिसकी वैल्यू ये है, और एक फोर्स इधर लग रहा था F जिसकी वैल्यू ये है। इन दोनों के बीच का भैया जब हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ते थे तो अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा लगाते थे, हाँ या ना? क्योंकि वो वेक्टर होता था, डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, तो भैया इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा हमें। घूरो इसको, घूरो घूरो भाई। ये वाली साइड जो ट्राइंगल है, अगर देखें ये वाली साइड 2r है, ये वाली साइड 2r है, ये वाली साइड 2r है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये तो बच्चा भी बता देगा, छोटा सा छोटा बच्चा। तो ये साइड हमारे को देखने के बाद एंगल क्या पता लग रहा है बेटा? ये एंगल सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, राइट? तो हमारे पास ये 60 डिग्री डाल दिया। अब या तो फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, या फिर ये याद रखो, जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, उनके बिल्कुल बीच में रिजल्टेंट बना देना, ऐसे बिल्कुल बीच में आंसर f√3। ठीक है, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स होता है, 60 डिग्री पर √3 टाइम्स होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा, gm² √3 टाइम्स अपॉन 4r², ये हमारे पास आंसर आएगा। अब जो लोग कुछ ना कुछ तो बच्चे रो रहे सॉरी कैसे आ गया, अरे देख लो यार, अंडर रूट में जो रिजल्टेंट आता, अगर मैं r की बात करूं, 11वीं का वेक्टर का रिजल्टेंट तो याद है ना भैया, इतना याद होना चाहिए। लगा लो भाई, f² + f² + 2f² cos 60, यही तो आता। a² + b² + 2ab cos 60, ठीक है, इनके बीच का एंगल 60 है। अब हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3f² f√3। या तो बेटा एक दो लाइन लगाओ, अपना 1-2 सेकंड बर्बाद करो, या तो ये डायरेक्टली याद कर लो यार, इतना टफ भी चीज नहीं है, तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास √3/4। अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में हमें चमकता दिख रहा है, अरे चमकते हुए को हम लोग मार्क कर देंगे, सिंपल। ठीक है, क्यों सिंपल था ना भाई? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेटा अब जरूरत नहीं पड़ सकती, मुझे ऐसा लग रहा है इसका वेटेज कम हो गया। लकीली जो हमारा जेई अभी जो फरवरी में हुआ है, उसके किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आसान है, ठीक है, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रहा कि यार कि मैंने वहां से उठाया, मैंने पहले ही रख लिया था। ठीक है, और जब मैं देख रहा था यार कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है, अब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, अपना अप्रोच क्लियर रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप जेई का अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है यार, आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। जब मैं अपने टाइम में तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, बीच में तो बहुत कचरा फैला दिया था मैंने भी। मैंने दिसंबर 8 से स्टार्ट करा था, और उस समय हमारे पास जेई का अटेम्प्ट अलग, आईआईटी का अलग होता था, AIEEE का अलग होता था, और ये जेई का उस समय अप्रैल 7 या 6 कुछ ऐसी डेट थी। मेरे पास कुछ टाइम था, लिमिटेड टाइम था, लेकिन मैंने क्या करा ना, जो आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, गलती नहीं करी। ठीक है, तो उसमें आसान भी होता है, मीडियम भी होता है, टफ, कुछ मुझे टफ चीजें भी आती थी, लेकिन मैंने उसमें गलती नहीं करी, तो वहां से सिलेक्शन हो गया। आपको 100% परफेक्शन के साथ नहीं, जितना आता है इस टाइम पे, जितना आता वो परफेक्ट आना चाहिए, तभी आपकी रैंक आती है बेटा। आप सोचोगे यार मैं 100% ले आऊं सीबीएसई बोर्ड के जैसे, नहीं। जब आपका काम 50-60% पे अच्छा सा हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं बोलूंगा कि यार मेरे को हमेशा टीचर ने कहा था, यार जितना आता हो उतना अच्छे से करके आ जाओ ना, बस मुझे पता है कि तुम लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। घर आओगे ना, ये मोड नहीं रहेगा, अरे यार ये क्वेश्चन कर लेता, अरे यार ये क्वेश्चन कर लेता, ये आता था, ये छूट गया, ये गलत हो गया, रोना पीटना खत्म। जितना आता है वो परफेक्टली करके आओ, घर आके एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहेगा, यार मुझे जितना आता था मैंने कर दिया, ज्यादा चैचा पैपा नहीं चाहिए अब, ना पेरेंट्स की, ना दोस्तों की, ना टीचर्स की, किसी की नहीं। आता था कर दिया, नहीं आता था नहीं आता, भैया हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में भी हमारे पास 3 पार्टिकल्स ट्राइंगल के फॉर्म में हमारे पास ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस के अराउंड घूम रहे हैं, और एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम में भी ये जाएगा, और आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इन्होंने बोला क्या है भैया, 4 सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ मास सेम, 4 पार्टिकल्स हैं जिनका मास सेम है, आर ऑर्बिटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ये इस टाइप से हमारे पास r रेडियस पे घूम रहे हैं। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड, सभी की स्पीड सेम है v। ओके,
बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एज शोन इन द फिगर में तो नहीं दिखा रखा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, मतलब ये चारों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। कहां पर ऐसा है, आपने जाना है कि ऐसा होता है? सन और अर्थ, अगर हम लोग आइडियल सिचुएशन में माने, हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट पे मानते हैं, है ना, कि सन हमारे पर रुका हुआ, बहुत हैवी है तो रुका हुआ है, और अर्थ उसके अराउंड घूम रहा है, लेकिन होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जो उनको घुमा रहा है। वैसे ही समझ लो, इन चारों का मास सेम है और ये इस टाइप से घूम रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करा जाए। हमारे पास बेटा ये हमारे पास इस टाइप से सर्कल था, ये बहुत सही भाई, मजा आ गया, सुबह सुबह ही मजा आ गया। एक पार्टिकल यम मास का यहां, एक पार्टिकल यम मास का यहां, एक पार्टिकल यम मास का यहां, और एक पार्टिकल यम मास का यहां, ठीक है। क्योंकि सारे पार्टिकल बेटा हमारे पास सर्कुलर मोशन में है, तो मैं कह सकता हूं भाई जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा वही उसके लिए mv²/r होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो भैया पहले ये सोचो कि ये जो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, इस पे कितने पार्टिकल फोर्स लगाएंगे? खुद पे लगा लेगा क्या? नहीं, तो एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, राइट। तो 3 फोर्सेस बनाने हैं। जो पहला फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, जो सेकेंड फोर्स होगा इस लाइन के अलोंग होगा, और जो थर्ड फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। इसमें तो कोई पंगा नहीं है ना। और हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता था बेटा, अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्स बनाऊंगा तो यहां पर ये ऐसे अट्रैक्ट होएगा। अब जरा देखो भैया, उस सर्कल का रेडियस स्मॉल r दे रखा था, देखो स्मॉल r दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये यार है, ये भी यार है, तो ये यार √2 होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, अगर ये r है, ये r है, तो r√2 होगा। तो इसके जो फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू gm² अपॉन r√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा फोर्स की वैल्यू? gm² अपॉन 2r²। ये आता क्या तुम्हारे दिमाग में ये भी चमक रहा है कि सर तब तो भाई r√2 तो ये भी डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये भी r है, ये भी r है, r√2 ये हो गया, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो यहां पर फोर्स F आएगा वो भी उतना ही आएगा, gm² अपॉन 2r²। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही बोली तुमने, दिमाग लगा लिया, पता नहीं कहां से लेकिन लगा लिया। अब कहेंगे सर मैं तो सोच नहीं पा रहा था, छापा है मैंने, ठीक है। अब अरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो डायमीटर हो जाएगा 2r, तो ये हमारे पास यहां पे कहीं इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। वो वाला पार्टिकल इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा, और मैं ग्रीन से इस वाले की फोर्स की बात करूं तो ये दोनों तो फोर्स सेम हो गए, मान लो इसको हम लोग F1 कह लेते हैं, तो ये हो जाएगा gm², इनके बीच का डिस्टेंस 2r, तो 4r², है ना। मतलब ये जो पार्टिकल था इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है gm² अपॉन 2r², एक फोर्स इधर लग रहा है gm² अपॉन 2r², और एक फोर्स बिल्कुल बीच में लग रहा है विच इज gm² अपॉन 4r²। अच्छा है अच्छा है, बहुत अच्छा है रे, gm² अपॉन 4r² इधर आ गया। अब भैया वेक्टर है तो डायरेक्टली ऐड तो होएगा नहीं, एंगल देखना पड़ेगा। जरा लॉजिकली सोचो भाई, ये r है, ये r है 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हुआ, है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों r और r है, तो ये दोनों एंगल सेम, तो 45 डिग्री ये, तो 45 डिग्री ये, तो 90 डिग्री हो गया रे। अभी तो हम तुमको बताया था कि भाई जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स करके बीच में लगा दो। तो पहले से तो एक ये लग रहा था gm² अपॉन 4r², और एक इनका √2 टाइम लगा दो, gm² अपॉन 2r² का √2, है ना। कांस्टेंट हमारे पास बाहर ले लो, gm² अपॉन r², और 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 इसका बचेगा और √2 इसका बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा gm² अपॉन ये हो जाएगा 4r², ओ प्लस नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2√2। लॉजिकली
अगर हम लोग देखें तो ये एक फोर्स था जो इसको टोटल टुवर्ड सेंटर लग रहा है, मतलब ये टुवर्ड सेंटर का जो फोर्स निकाला हम लोगों ने वो ये था, यही तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा रे। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, हमारे पास जो फोर्स टुवर्ड सेंटर है दैट मस्ट बी इक्वल टू mv² बाय r होना चाहिए। मास पार्टिकल का, वेलोसिटी पार्टिकल की, रेडियस पार्टिकल का। ओके, ये कितना आया था बेटा, gm² अपॉन 4r², 1 + 2√2, यही तो आया था रे। और अगर ये आया था तो क्या अब हमारे हाथों में चूड़ियां हैं? नहीं, हम इसको पीट पाट के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा। ओए, जगह ही नहीं बची पीटने के लिए, हम इसको इस साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, m से m काट दिया, r से r कट जाएगा, तो ये अंडर रूट में gm अपॉन 4r 1 + 2√2 बनेगा। भाई और बहनों, ऑप्शन ढूंढा जाए, 1 + gm अपॉन 4r 1 + 2√2, दैट विल बी आवर आंसर एंड वी विल टेक इट और हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो हम लोग जरा फोन साइलेंट कर ले, कहीं बीच में बच जाएगा तो फिर पंगा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग चला जाए अगले क्वेश्चन 3 पे। आई होप आपको वो चीज समझ आई होगी। अच्छा, हमारे पास फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद ऑर्बिट रेडियस r ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर मोशन। मतलब जब सैटेलाइट एक सर्कुलर मोशन में चल रही होती है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो गई, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई और एक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो चल रही है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी, और वो अर्थ की फील्ड में ही घूम रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, राइट। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी, राइट। ओके, यहां तक तो पता है ना, मैं पता लगा राइट कर रहा हूं, तुम कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी है आपने। ओके, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद ऑर्बिट रेडियस r ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर मोशन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ढूंढ के बताना है। तो अपन क्या करेगा, ये ग्राफ दे रखा है तो पहले इसको देखा जाए कि कौन सा ग्राफ क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा ग्राफ बना रखा है, तो मैं आपके लिए एक बड़ा सा मोटा ताजा ग्राफ बनाएगा। एक ग्राफ हमारे पास ये E वर्सेस R का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो एक ग्राफ है हमारे पास यहां पर, एक ग्राफ है हमारे पास यहां पर, और एक ग्राफ है हमारे पास यहां पर। इस टाइप से हमें 3 कर्व्स दे रखे हैं, A B C, इस टाइप से है हमारे पास A B and C। अब समझना भाई, हमारे पास ये जो धरती माता है, अर्थ, ये हमारे पास देखा जाए अर्थ बिल्कुल जो हम कहते हैं धरती माता, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी माता के जैसे सामान्य है। क्यों, हमारी माता भी कहीं जाने नहीं देती, वैसे धरती माता भी इस सैटेलाइट को कहीं जाने नहीं देगी, इसको बोलेगी यहीं घूमो, घर के पास घूमो, घर से ज्यादा दूर मत जाओ। तो वैसे ही ये भी जो हमारे पास सैटेलाइट है, मान लो m मास की, ये कैपिटल M मास का, राइट। इन दोनों के बीच में मान लो हमारे पास r डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना भाई। जो भी दो पार्टिकल मास m रखते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स निकालते तो gmm अपॉन r² इज इक्वल टू mv² बाय r होगा। ये तो कंडीशन है, r से r कैंसिल आउट हुआ तो gmm बाय r इक्वल टू mv²। क्या मेरे को दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना है, बस 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पे 2 से डिवाइड करते ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो किसी भी सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज gmm/2r, हाँ या ना, सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई -gmm/r होएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा होगा K(Q1 Q2/r), राइट। ग्रेविटेशन में -gm1m2/r, तो ये आ गया है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। टोटल एनर्जी तो भैया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दो, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो gmm/2r -gmm/r। अच्छा, कौन सा टर्म बड़ा है, पहला वाला है सेकंड वाला? आधे बच्चे कहेंगे सर ये वाला, ठीक है। अरे नहीं, वो वाला बड़ा है भैया, ये देखो, इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, तो ये आता है -gmm/2r टोटल एनर्जी। तो तीनों के एक्सप्रेशन मैंने ढूंढ लिए। अब ग्राफ को देखेंगे हम लोग, कौन सा ग्राफ कहां है।
ठीक है बेटा, लॉजिकली समझो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इनमें से टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही नेगेटिव है। जो ग्राफ हमारे पास ऊपर की साइड पॉजिटिव साइड है, तो ये कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का कर्व होना चाहिए। सिंपल। अब नेगेटिव तो दो है, इनमें से कौन सा होगा, ये भी जरा देखो कि हमारे पास देखा जाए बेटा कि चलो हम लोग पहले ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का देखा जाए। अगर मैं इसका मॉड ले लूं, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसका अगर मैं मॉड ले लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। मतलब इसका जो सिमेट्रिकल पार्ट होगा, मतलब जो सिमेट्रिकल पार्ट होगा वो हमारे पास टोटल एनर्जी होना चाहिए। एक तो या तो इस टाइप से देख सकते हो, या फिर ये देखो कि अगर मैं टोटल एनर्जी को 2 गुना कर दूं, टोटल एनर्जी का 2 गुना करूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है ना। टोटल एनर्जी को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कैंसिल आउट होता है, यही तो आता। लॉजिकली जब हम लोग ट्वाइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, राइट। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होना चाहिए, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी का कर्व होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप प्लॉट करते, मान लो -GMM/R से आपने प्लॉट कर ली, इसका 2 गुना करोगे, ठीक है, हमारे पास अगर इसका आधा करोगे, सॉरी मैं टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर रहा था, ट्वाइस करते ही हमारे पास ये बाहर की साइड शिफ्ट होता ना। टोटल एनर्जी का 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो इसका जैसे आप ट्वाइस करोगे तो ये बाहर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग अंदर टोटल एनर्जी को लेंगे तो बाहर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो हमारे पास ये, इसको हटाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। कहा गया, हाँ समझ आया बेटा। तो हम लोग इस रिलेशन को देख सकते हैं। कोई सा भी एक प्लॉट कर लिया मैंने, मान लो एक रैंडमली एक प्लॉट ये कर लिया, फिर मैंने कहा यार टोटल एनर्जी का ट्वाइस है पोटेंशियल एनर्जी, ट्वाइस करोगे तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, हाफ करोगे तो इधर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐसे रिलेट कर सकते हो, ओके। और याद रखना ये दोनों ही आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस, जितना ये है उतना ये नीचे है, ये बस नेगेटिव में, ओके। तो हमारे पास ऑप्शन देखा जाए, ए हो गया काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी और सी टोटल एनर्जी। हमारे पास ए को देखे, ए एंड बी आर काइनेटिक, नहीं, ए शोज काइनेटिक एनर्जी, बी हमारे पास था टोटल एनर्जी एंड सी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। नहीं, हमारे पास ए एंड बी आर द काइनेटिक, ए एंड बी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एंड सी इज द टोटल एनर्जी। बिल्कुल सही, ये होगा हमारे पास, है ना। देखो इन्होंने एक साथ दे दिया वैसे, ए एंड बी आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये तो हम कह ही रहे थे ऊपर वाला काइनेटिक है, नीचे वाला पोटेंशियल है, और ये वाला टोटल है, वही तो कह रहा है। तो हमारे पास सी ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। कोई पंगा बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल हैं सेम मास के, ओके, आर केप्ट एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर अप टू इंफिनिटी फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लेते हैं भैया ये हमारे पास x इक्वल टू 0 ओरिजिन है। एक पार्टिकल हमारे पास x इक्वल टू 1 पे पड़ा था, फिर x इक्वल टू 2 पे पड़ा था, फिर x इक्वल टू 4 पे पड़ा था, फिर हमारे पास x इक्वल टू 8 पे पड़ा था। इस टाइप से हमारे पास अप टू इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी तक हमारे पास पार्टिकल जा रहा है। पूछा क्या है ये तो भूल ही गए, चलो पूछ देखे। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन, सबका बात सेम है बेटा, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ऐसे करते हुए अप टू इंफिनिटी तक है, ओके। तो सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता था बस ये बता दो। अरे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था -GM/R। मतलब अगर एक m मास के पार्टिकल से r डिस्टेंस की दूरी पे अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो ये फॉर्मूला होता है, ओके। तब तो सर मैं कर दूंगा, चल भाई लग जा, कर दो। हमारे पास इसकी वजह से पोटेंशियल, अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो इसकी वजह से आता -GM/1, क्योंकि r की वैल्यू 1 हो गई। इस वाले सेकेंड पार्टिकल की वजह से होता -GM/ इसका डिस्टेंस 2, थर्ड वाले की वजह से -GM/4, -GM/8, अप टू कहां तक जाते, माइनस कहां तक जलता चला जाएगा रे, इंफिनिटी तक।
और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होना समझ जाना, वो कुछ ना कुछ सम अप टू n नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, एपी जीपी, कुछ ना कुछ ऐसा सीरीज टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, आपकी गणित चेक करी जा रही है तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 प्लस, मैं क्योंकि माइनस पहले ही ले लिया है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो, जीपी बन रहा है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो हाफ है। सम अप टू इनफिनाइट जीपी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज याद रखना हमारे पास होएगा जो टोटल आएगा बेटा माइनस जीएम ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर की बात करें तो हाफ, 1 माइनस हाफ 2 पर चला गया, -2 जीएम। आंसर ढूंढो ना जल्दी जल्दी, आंसर ढूंढो, -2 जीएम। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सिंपल, बढ़ा जा सकता है आगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चमकाया जाए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एससी वर्मा में भी मिलेंगे, पास्ट ईयर्स में भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, और ये हो सकता है स्क्वायर के फॉर्म में कर दे, पेंटागन के फॉर्म में कर दे, हेक्सागन के फॉर्म में कर दे, या फिर दो पार्टिकल का सिस्टम, दो पार्टिकल अट्रैक्ट करके आपस में टकरा रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी चमका के खत्म कर दिया जाए। 3 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m। फिर से इन्होंने क्या कहा, हमारे पास 3 सॉलिड स्फीयर है, सभी का मास m है। ठीक है, हमने कहा ओके, एंड रेडियस r, इन सभी का रेडियस कैपिटल R है। हमने कहा ओके, ये भी R, ये भी R, ओके। आर रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन, इनको हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस d पे रखा हुआ है ट्राइंगल के फॉर्म में, और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद होगा क्या, कोई पकड़ के रखने वाला तो है नहीं भैया, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, हवा में छोड़ दिया है, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। इन सभी का सेंटर ऑफ मास बेटा इनका सेंट्रॉइड होगा, इसमें तो कोई पंगा नहीं, क्योंकि भाई इक्वली मासेस है, इक्वली सेपरेटेड। अगर आप देखो सिमेट्रिकली सेपरेटेड तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ही उनका COM बनेगा। अब भैया एक्सटर्नल फोर्स था क्या नहीं था। तो भाई और बहनों, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सेंटर ऑफ मास कभी शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे भैया जैसे भी चले मिलेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे ही, हाँ या ना भाई। तो हम कहते हैं यार ये तीनों चलना स्टार्ट करते हो, बीच में जाके टकराते हैं। ओके, द स्पीड ऑफ एनी वन स्फीयर एट द टाइम ऑफ कोलिशन, इनकी क्या स्पीड रहेगी जब ये कभी कोलाइड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। तो बेटा हमारे पास ये सिनेरियो था, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कोई फोर्स हमारे पास एक्सटर्नल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। तो मैं कहता कि चलो मान लेते हैं इनिशियल एनर्जी या तो काइनेटिक के फॉर्म में होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। क्या जब हम लोगों ने इनको रेस्ट से छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। क्या इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी? राइट, क्योंकि ये एक दूसरे की फील्ड में पड़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी थी। कैसे लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इस सिस्टम को बनाना स्टार्ट करो, पहले इसको लेके आओ, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी का नहीं होगा क्योंकि ये किसी फील्ड में नहीं आया, इसको भूल जाओ। फिर इसको लेके आओ d डिस्टेंस पे, तो इनके बीच का पोटेंशियल हो जाएगा -gm² /d।
ये दोनों आ चुके हैं, फिर इसको लेके आओ तो इनका जो पोटेंशियल एक इसके साथ बनेगा एक इसके साथ, तो ये हो जाएगा -2gm² डी। इस टाइप से हम लोग किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं धीरे धीरे उस सिस्टम को बना के, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी अगर मैं टोटल बात करूं तो ये हो गया -3gm² डी। अब क्या हुआ, छोड़ दिया, ये जाके सेंटर पे मिलेंगे इस टाइप से। तो एट टाइम ऑफ कोलिजन एट टाइम ऑफ कोलिजन अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाएगा जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वैसा डायग्राम। ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स अगर हम लोग बात करें, ये इधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, सबकी वेलोसिटी v लिख सकता हूं, स्पीड v लिख सकता हूं। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने सबकी सेम क्यों ले ली। भाई देखो सबका मास सेम, ठीक है। इन सब पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था √3 टाइम्स करके, वही सब पे फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन सबका सेम है, सेंटर ऑफ मास से दूरी सबकी सेम है, डिस्टेंस सबको सेम चलना है, तो वेलोसिटी जो अटेन करेंगे वो भी सेम होगी, इसमें तो कोई पंगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये रहेगा या तो तुम ये कह सकते हो इनिशियल मोमेंटम सर पूरे सिस्टम का 0 था, इन सभी का अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं वो भी 0 आएगा। देखो ये तीनों के तीनों 120 डिग्री पर है, इसका मोमेंटम mv और mv, ठीक है। इन तीनों का समेशन 3mv नहीं है, इन तीनों का समेशन अगर मैं देखूं बेटा ये 120 डिग्री है, राइट। जब दो वेक्टर इक्वल हो 60 डिग्री पर √3 टाइम्स, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स और 120 डिग्री पर सेम, फाइनल मोमेंटम भी 0 है, राइट। तो हमारे पास इसको हटा देते हैं, ये 2 पार्टिकल सिस्टम में यूज होता है जब मास अलग होते हैं। अब आया तो भाई इस समय इनके बीच का डिस्टेंस 2r और 2r हो चुका होगा जब कोलिजन की बात आ रही होगी। तो हमारे पास अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो 3 × ½ mv² करूंगा, हाँ है ना, क्योंकि 3 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखने जनरली बच्चा यहां गलती कर सकता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वही d की जगह बस 2r रख लो, तो -3gm²/2r। ऐसा क्यों करा मैंने भाई, जो पहले d था वही तो अब 2r बन गया, तो सेम चीज रहेगी हमारे पास। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आई दैट वाज -3gm²/d, जो फाइनल एनर्जी आई कोलिजन के टाइम पे तो 3/2 mv² -3gm²/2r। इक्वेट कर दो, क्योंकि कोई फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, तो -3gm²/d इक्वल टू 3/2 mv² -3/2 gm²/r। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 gm²/r -3gm²/d इज इक्वल टू 3/2 mv²। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मास को उड़ा लो, मास 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 गया, ठीक है, और 3 गया, बचा क्या बेटा हमारे पास, और 2 स्टेट ले आओगे तो gm/r तो ये बचा, ठीक है, -2 gm/d ये बचा, इक्वल टू v² बचा। तो v की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये अंडर रूट में क्या बनेगा, gm1/r -2/d, ये आंसर आया। जरा देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 1/r -2/d, 2/r ये नहीं, हमारे पास ये ऑप्शन बन रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। सिंपल, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी जा सकता है, ध्यान रखना, इसमें कोई पंगा नहीं होना चाहिए। ओके, चला जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ 2, बाइनरी स्टार सिस्टम आ गया, अ डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स हैविंग मास m and 2m। ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं कि बाइनरी स्टार सिस्टम होता क्या है। बाइनरी स्टार सिस्टम बेटा यही चीज मैं आपको ड्यूअल नेचर में भी दिखाऊंगा, जब हमारे पास एटॉमिक में अगर हम लोग बात करें तो जो बोहर्स मॉडल था वो कैसे चेंज हो जाता है अगर हम लोग न्यूक्लियस का मास भी लेते हैं। ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत ज्यादा टफ है, टफ एज इन कि वो मेंस लेवल के नहीं है, वो एडवांस कह सकते हो, एडवांस से भी कुछ क्वेश्चन ऊपर है।
ठीक है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम हमारे पास दो बॉडीज का है जो आपस में एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं, जैसे सन एंड अर्थ। हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है बेटा कि जो सन है वो रेस्ट पर है और अर्थ घूम रही है, हमें तो यही बताया जाता है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए, अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 अलग अलग मास के, ठीक है, तो ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। मतलब इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ये इनके अबाउट घूम रहे होते हैं। ये अपना ये वाला जैसे रेडियस है तो ये इस रेडियस पे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। और दूसरे वाले का अगर ये वाला रेडियस है, व्हाइट से मार्क कर रहा हूं, तो ये अपना एक अलग रेडियस लेके घूम रहा होगा। ये कुछ ऐसा होता है। जब दोनों पार्टिकल घूमना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास बाइनरी स्टार सिस्टम। ओके, अब ध्यान से रखना कि हमारे पास हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल 2m है। अच्छा, m1 m2 लेके चलेंगे अभी के लिए, क्योंकि मुझे पता है हमने सेंटर ऑफ मास भले ही पढ़ लिया हो लेकिन आपने नहीं पढ़ा अकेले। क्यों? रिवाइज करने का टाइम नहीं, बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। अगर ये r डिस्टेंस m1 m2 के बीच में अगर r डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर है, ये वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना है r1, दूसरे का मास पकड़ो इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इधर से निकालना है, तो इसका मास पकड़ो, r2 की बात करें तो m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका है। आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स, डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स हैविंग मास m एंड 2m। एक का मास m, एक का मास 2m, सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं रहा। बाय डिस्टेंस r, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेडियस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें। चलो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक स्टार का मास m, एक स्टार का मास 2m। ये दोनों एक दूसरे को देख के घूम रहे हैं, लड़का लड़की टाइप से। अब ये हमारे पास हो गया भैया सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास किसके पास होना चाहिए पहले तो ये बताओ, जनरल नहीं बनाएंगे। सेंटर ऑफ मास किसके पास होना चाहिए, 2m वाले के पास या m वाले के पास? 2m, जिसका मास ज्यादा होएगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होगा, COM। ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखा था r, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये r, मान लो चलो हैवी मास है, r2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा m इंटू r अपॉन 3m, अभी जो बताया था r/3। और अगर मैं इस वाले का डिस्टेंस की बात करूं बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r1 बात कर लेते हैं, इसका मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन दिस, तो 2r/3 हमारे पास r1 हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने कहा था हमारे पास द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ स्टार ऑफ मास 2m इज 2r/3, मतलब 2m 2r/3 के रेडियस पे घूम रहा है। नहीं, 2m वाला अगर मैं ग्रीन से इसका ट्रेजेक्ट्री बनाऊं, रेडियस ऑफ अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ 2m जो है वो r/3 आ रहा है और m वाले का 2r/3 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया भैया, हटा दो उसको, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ स्टार ऑफ मास 2m इज 2r/3 गलत, इसका एक्चुअली में r/3 आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m मास इज ऑफ स्टार इज डबल दैट ऑफ लाइटर स्टार। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी भैया। अब जरा देखो, हमारे पास जो ये 2m वाला है उसके लिए ये वाली चीज रेडियस हो गई, और कोई भी चीज सर्कुलर पार्ट में अगर घूम रही है तो बेटा उसकी जो फोर्स टुवर्ड सेंटर है वो क्या बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर 2m, ये ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन आधे बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2m वाले के लिए जो फोर्स इन दोनों के बीच के था दैट इज Gm इंटू 2m, और इनके बीच का डिस्टेंस r²। समझ गए? जो फोर्स इन दोनों के बीच का था वही उसके लिए सेंट्रीपिटल बनेगा। तो सेंट्रीपिटल में मास इसी का रखना, m v1 का या v2 ले लेते हैं, इसकी पार्टिकल की v2 अभी मान के चलते हैं v2 का स्क्वायर, और इसका जो रेडियस होगा दैट इज r2। ये होता है ना, क्योंकि वो तो इस रेडियस पे घूम रहा है, फोर्स इस डिस्टेंस के हिसाब से लग रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अप्रोच था, काइनेटिक एनर्जी ना, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो
R2 की वैल्यू हमारे पास थी r/3, तो अगला हो जाएगा 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2m को अभी मैं यही रहने दे रहा हूं, v2 का स्क्वायर यही रहने दे रहा हूं, R2 को मैंने रख लिया बेटा अपना r/3, तो ये 3/r ऐसे हो गया, r से r कैंसिल आउट, 3 को इधर ले आओ तो 2/3 gm स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू v2 का स्क्वायर। क्या आपको फिर से दिख रहा है, इसी का पार्टिकल का मास था 2m, वेलोसिटी थी उसकी अपनी v2, मान लो ये अपनी v2 वेलोसिटी से ऐसे कुछ घूम रहा है, हमें नहीं पता कि वो हमारे पास सेम है या अलग, तो हम लोग v2 v1 लेके चलेंगे। अब अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय 3, ठीक है, और r भी रहेगा इस टाइप से। ये तो सेकंड वाले की आ गई, उन्होंने कहा ये इसकी डबल है फर्स्ट वाले की, तो पहले चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो हमारे पास अब ध्यान देखना, क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, फर्स्ट वाले का जो फोर्स होगा वो तो r डिस्टेंस के हिसाब से रहेगा फॉर पार्टिकल 1, तो इन दोनों के बीच का फोर्स gm स्क्वायर 2gm, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं नहीं तो रोने लग जाएंगे, gm1 m2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर इक्वल टू m v1 का स्क्वायर, और इसका रेडियस था r2 या r1, ठीक है बेटा, यही चीज ध्यान रखनी है आपको, फोर्स इस डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन रेडियस इसका ये बन रहा है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, तो r1 दैट इज 2r/3 हम लोग रखते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m v1 का स्क्वायर और 2r/3 ये होता। अब जरा ध्यान से देखो, r से r कैंसिल आउट कर दो, 2/3 gm स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर। ये तो चमकते हुए दिख रहा होगा भैया, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट आ गया, दैट इज 2/3 gm स्क्वायर बाय r। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितना आया था हमारे पास, gm स्क्वायर बाय 3r, यही तो आया था, देखो gm स्क्वायर बाय 3r। तो भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अगर देखे, इसका 2 गुना करोगे तो ये आएगा, तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ये आ रहा है रिलेशन। जरा देखें कहां गए रे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m मास स्टार इज डबल, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टार इज डबल, तो ये भी गलत 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 फाइंड कर लिया। देखो बाइनरी स्टार सिस्टम में धीरे धीरे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये हो सकता है थ्योरी में ना कराया गया हो, तो हम लोग इसको अलग से पूरा पढ़ रहे हैं, अप्रोच भी बता रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बोथ आर नॉट सेम, ठीक है, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है। तो चलो चेक करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास थी, ठीक है, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, क्या मैं इसको m r1 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता था, है ना, क्योंकि m r ओमेगा स्क्वायर रखूंगा तो ओमेगा से 2π/t रख सकते हैं। यही सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं अगर ये रखता, तो जरा यहां पे ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बनती फॉर पार्टिकल 1, तो 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया भैया, m r1 की वैल्यू 2r/3 इंटू ओमेगा का वैल्यू 2π/t1 का स्क्वायर। टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें आप कैसे कैसे टर्म्स निकालते हो, टाइम पीरियड आपको एक बाइनरी स्टार सिस्टम का कैसे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन मत समझना, ये आपके लिए कंसेप्ट है। ओके, अब समझ आया ना बेटा, मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में रख रहा हूं जिससे टाइम पीरियड आ जाए, m से m कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये हो गया 2 और 2 कैंसिल आउट, इसको भी हटा लो, तो 3 को हम लोग इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3gm अपॉन r³ इक्वल टू 4π² t1 का स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो 4π² r³ अपॉन 3gm इस टाइप से आता, ये तो पहले वाले का आया, ठीक है। T2 की बात करते हैं, तो T2 में भी यही था बेटा, फॉर पार्टिकल 2 अगर हम लोग बात करें, फोर्स तो यही था 2gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर, लेकिन इसके लिए होगा m, इसका मास 2m, रेडियस r2, ओमेगा 2 का स्क्वायर, यही तो होता, ठीक है।
तो हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें ओमेगा, अगली इक्वेशन लिखते हैं 2gm, 2 तो हटाओ रे, 2 से 2 गया, m से m गया, और R2 की बात करेंगे तो gm बाय आर स्क्वायर, R2 कितना था r बाय 3, 2 पाई बाय T2 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3gm बाय आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई T2 का स्क्वायर। तो T2 स्क्वायर अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 पाई आर क्यूब, बिल्कुल उसके जैसा, अपॉन 3gm। तो टाइम पीरियड तो सेम आ रहा है भाई, मतलब जो भारी वाला है वो कम रेडियस पे घूम रहा है, ठीक है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, और जो हमारे पास छोटा वाला था वो बड़े रेडियस पे घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी अलग है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन टाइम पीरियड सेम है। ये ध्यान रखना कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर हमारे पास ज्यादा होगा, इसका रेडियस ऑफ स्मॉलर ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड सेम होगा बोथ का। ये ऑप्शंस में आपको इस टाइप से मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या था, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बोथ आर नॉट सेम, गलत, टाइम पीरियड दोनों का ही सेम होगा, ओके, बाइनरी स्टार सिस्टम में। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ लाइटर स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज मोर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा mvr, ठीक है, इसको भी देख लो क्योंकि आपके बाइनरी स्टार सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स हम लोग कवर अप कर लेंगे। अब हमें पता था भाई जो m वाला है और एक 2m वाला है, ये डिस्टेंस r/3 था, ये डिस्टेंस 2r/3 था, हाँ या ना। इतना सीरियसली कभी पढ़ाते हुए देखा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहली बार थ्योरी पढ़ाने का मौका मिला, थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पढ़ाने का मौका मिला, तो मैं पेशेंटली पढ़ा रहा हूं। दिस इज माई नॉर्मल वे बेटा, मैं इस तरीके से थ्योरी पढ़ाता हूं। उस समय नौटंकी नहीं करता, क्वेश्चन में करता हूं थोड़ी बहुत, क्योंकि उस समय तो तुम्हें भी नहीं करने होते क्वेश्चन, करी थी मैंने नौटंकी कहीं ना कहीं, लेकिन चलो, हाँ, हमें एंगुलर मोमेंटम बताना था, ओके। तो हमने क्या कहा भाई, इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस ये, मास ये, वेलोसिटीज कितनी कितनी थी ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो काइनेटिक एनर्जी थी ना, हाँ या ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 1 की भी निकाली थी अभी, काइनेटिक एनर्जी 2 की भी निकाली थी। तो जरा हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 2/3 gm स्क्वायर बाय आर, 2/3 gm स्क्वायर बाय आर, और ये था बेटा gm स्क्वायर बाय 3r, बस, तभी तो ट्वाइस हो रहा था। तो भाई इसकी वेलोसिटी निकाल लो, हाफ मास इंटू v1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2m इंटू v2 का स्क्वायर। ये गलती मत कर देना भैया, मास दूसरे का रखना पड़ेगा। तो यहां से 2, अच्छा उस साइड चला जाएगा, तो v1 की बात करें तो ये हो जाएगा 4gm बाय 3r का रूट। सॉल्व कर लेना, 2 इधर चला गया, 4/3, एक mm कट गया, ये आ गया। v2 की बात करें बेटा तो सेकंड वाले की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, ये 2 कैंसिल आउट, तो अंडर रूट में mm कैंसिल आउट, तो gm बाय 3r। ध्यान से देखो, ये ट्वाइस, मैंने कहा था ना हल्का वाला पार्टिकल को चलना भी ज्यादा है, ठीक है, टाइम सेम में, तो वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगी। तो ये आ गया हमारे पास। v1 की बात करें तो 2 अंडर रूट में gm बाय 3r, और v2 की बात करें तो अंडर रूट में gm बाय 3r। अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं फर्स्ट वाले का, तो इसी का मास, इसकी वेलोसिटी, और mvr, और इसका रेडियस 2r/3, ठीक है, दैट विल बी 4mr/3 अंडर रूट में gm बाय 3r। लिख सकता हूं बेटा, है ना, 4 बन गया mr/3। अब जरा L2 लिखना बेटा, इसका मास, इसी की वेलोसिटी, और इसी का रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो 2mr, ठीक है, अंडर रूट में यहां पे 3 आ ही जाएगा, gm बाय 3r। ये इस टाइप से आ रहा है। जरा एक बार चेक करो यार, कहीं हम लोगों ने गड़बड़ तो नहीं करी, क्योंकि यहां पे, क्योंकि ये फोर्थ ऑप्शन है, ये भी करेक्ट नहीं है आ रहा है,
एंगुलर मोमेंटम, अच्छा हमें इक्वल नहीं बोला था ना, जरा चेक करें ऑप्शन क्या था, करते करते क्वेश्चन ही भूल जाते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ लाइटर स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज मोर, अच्छा वो कह रहे हैं कि पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, चले चेक करते हैं किसका ज्यादा आ रहा था हमारा। ठीक है, ऑब्वियसली ये आ रहा है बेटा 2mr/3, ये सारी चीजें तो सेम ही है, mr/300, ये 4 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स, L1 इज ग्रेटर देन L2। ठीक है, नो डाउट। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। बेटा ये क्वेश्चन मैंने पिक इसलिए किया कि इसके इंडिविजुअल पार्ट्स भी आपको आ सकते हैं, टाइम पीरियड से रिलेटेड भी आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी से भी आ सकता है, इनके रेडियस ऑफ पाथ से भी आ सकता है। और ये आने वाले टाइम में एंगुलर मोमेंटम में भी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, बोहर्स मॉडल में भी इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम का। तो आप इसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के फॉर्म में देखें। ठीक है भैया, एक स्पेशलाइज्ड नोट्स बना लेना, छाप लेना इसको। ओके, चलिए बेटा चला जाए अगले क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस। अपनी धरती माता के पास जो हमारे पास इस घंटे का टाइम पीरियड आ रहा है T1, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम याद है क्या, कितना होता था, 2π√L/g, 2π√L/g। तो मतलब जब अर्थ सरफेस पे थे तो ग्रेविटी g थी, तो ये होगा। अब इन्होंने क्या बोला, When taken to a height r above the earth surface, मतलब हम लोग धरती माता से ऊपर r डिस्टेंस पे चले गए, लेकिन धरती माता उससे ऊपर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो वहां पर सड़क है, वहां पे गाड़ियां चलती हैं, और तुम्हारा का टकरा के सिर्फ सड़क पे तुम ही मरोगे, ये हमें लगता है, हमारी माताओं को लगता है। Where r is the radius of the earth, ये तो लॉजिकली बताओ यार, जो टाइम पीरियड वहां पे कहा कि यहां पे ले जाके घंटी को हिला रहे इस टाइप से, तो इसका टाइम पीरियड T2 है। इतना फर्जी इंसान है, ठीक है, मतलब जमीन पे टाइम पीरियड पेंडुलम हिलाया, फिर ऊपर जाके वहां पे हिला रहा, कह रहा T2। अब बताओ इनका रेशियो क्या होगा। ऐसे तो पागल इंसान है, इनकी सुननी नहीं चाहिए, लेकिन भैया हमें तो मार्क्स चाहिए अभी के लिए, करेंगे इस क्वेश्चन को। जरा ये सोचो, पेंडुलम को ऊपर ले जाओगे, क्या लेंथ चेंज हो जाएगी, नहीं। क्या चीज पे इंपैक्ट आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये पता है जैसे जैसे धरती से दूर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होएगा। जो फॉर्मूला होगा, ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस इंटू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो नहीं था, g इंटू 1 माइनस 2h/r होता था। बेटा याद रखना, 1 माइनस 2h/r जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास स्मॉल हाइट्स के लिए है। रेडियस ऑफ अर्थ के अगर कंपैरिजन में जा रहे हो, r/2 r/3 तक भी अगर आप जा रहे हो तो आपको बेसिकली r/4 भी ले लेना, r/4 तक भी अगर आप हाइट पे जा रहे हो ये फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज गलत आंसर आएगा। ठीक है, वहां पे बाइनोमियल हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लगा के आता था 1 माइनस 2h/r, ये एग्जैक्ट रिजल्ट आपको यूज करना है। जो बच्चे ये यूज करेंगे सही आंसर आएगा उनका। अब जरा देखना, ग्रेविटी एट द सरफेस g है, r यही तो हमारे पास हाइट था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर g/4, बेसिकली यही तो आएगा ना, कट जाएगा तो g/4, ये एट हाइट g प्राइम ले लेते हैं। मतलब यहां पर जाके अगर तुम इस पेंडुलम को नापते उसका टाइम पीरियड तो T2 आता 2π√, में लेंथ तो सेम है, ग्रेविटी भाई g/4 हो गई, यही तो आता। रूट के अंदर 4 है तो बाहर निकाल लो, तो ये ट्वाइस ऑफ 2π√, में L/g आता, विच इज नथिंग बट T1। तो मैं लिख सकता हूं T2 इज इक्वल टू 2T1। हमें पूछा क्या था, T2/T1, तो T2/T1 हमारे पास आता है 2। कहां गया रे, ये रहा, सिंपल। तो ये आपका क्वेश्चन था, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट। ओके, याद रखना बेटा, g इंटू 1 माइनस d/r, डेप्थ के साथ कोई भी छोटी डेप्थ हो, पूरी की पूरी r रेडियस की डेप्थ हो, वो फॉर्मूले का कोई दो फॉर्म नहीं है। हाइट वाले के दो फॉर्म है, एक होता है g इंटू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। जब हाइट तुम ये मान लो r/4 या r/4 से ज्यादा है
तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक होता है g इंटू 1 माइनस 2h/r। गलतियां होंगी बेटा, मेरे टाइम पे इस टाइप का क्वेश्चन आया था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और यही क्वेश्चन का मैंने गड़बड़ किया था, इसलिए मैं कह रहा हूं 1 माइनस 2h/r हम लोग तब यूज करेंगे जैसे मान लो आप 100 किलोमीटर ऊपर चले गए, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऊपर चले गए, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कहेंगे सर 200 किलोमीटर छोटा थोड़ा होता है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए सर, बहुत बकवास करते हो आप बीच बीच में, मन करता है आपका सिर्फ गपियाने का, पढ़ाने का तो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको जरा कराइए। ओके बेटा, हम तुमको क्वेश्चन नंबर 8 करा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड from the surface of earth with a speed equal to orbital speed of the satellite near the earth surface। मतलब ये क्या कह रहा है बच्चा, जरा ध्यान से सुनना। धरती पर से जिसका मास हमारे पास m है, तुमने एक पार्टिकल को, इसको हम लोग इस टाइप से लेते हैं, अगर एक पार्टिकल को कुछ स्पीड से ऊपर फेंका, और ये कितनी स्पीड से फेंका, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट नियर अर्थ सरफेस। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट में gm/r होता था, वेयर r इज रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया, उस ऑर्बिटल स्पीड से फेंका अगर सैटेलाइट नियर टू अर्थ सरफेस है, मींस r इक्वल टू कैपिटल R। तो ऑर्बिटल स्पीड OS मींस मैं यहां पे लिख देता हूं VOS, ऑर्बिटल स्पीड नियर सरफेस, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में gm/R। हाँ या ना भाई, R की वैल्यू कैपिटल R रख दी, ये तो टफ नहीं था। तो इन्होंने कह दिया हमने इसको इतनी स्पीड से फेंक दिया है। मैंने कहा फेंक दिया तो फेंक दिया। अब इन्होंने क्या कहा, हाइट टू विच इट वुड राइज, कितना ऊपर जाएगा, h। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, हम लोग एयर रेजिस्टेंस। जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो नो डाउट एयर ड्रैग लगता है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं निगलेक्ट, हम लोग इस चीज को निगलेक्ट लेके चलेंगे, करते हुए चलेंगे, तो हम लोग लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई इनिशियल एनर्जी यहां से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल एनर्जी इसके पास दो टाइप की थी, एक काइनेटिक और अर्थ के साथ पोटेंशियल मान लो m मास का है, तो पोटेंशियल लिखते हैं पहले -gmm/R। ये तो होगा gmm बाय इनके बीच का डिस्टेंस r, है ना। काइनेटिक कितनी होगी भैया, काइनेटिक तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, प्लस हाफ इंटू m पार्टिकल का मास इंटू v² gm/R। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, -gmm/R प्लस gmm/2r, कैपिटल M, कैपिटल M रे, ये आ गया। ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस में gmm/2r, ये इसकी टोटल एनर्जी थी इनिशियल। जब ये ऊपर गया होगा बेटा टॉप पॉइंट पे, तो वेलोसिटी 0। कितने तक राइज करेगा, तो भैया टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0। लेकिन यहां पर इसकी हमारे पास देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फाइनल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सोचो रे, gm/r+h, यही तो आता। दोनों को इक्वेट कर दो, हम इसका रंग चेंज कर देगा, ये वाला कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलर ही लग रहा है, तो हम क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। ओके, तो बेटा इसको अगर इक्वेट करें, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, कितना आएगा, -gmm/2r इज इक्वल टू -gmm/r+h। ये तो आएगा। कंपेयर कर लो यार, जैसी कंपेयर करोगे h की वैल्यू r के बराबर होनी चाहिए, आंसर सिंपल। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग इस टाइप से लगा सकते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखा जाए। By what percentage of energy of a satellite has to be increased to shift it from orbit of radius r to 3/2r? मतलब क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ये अर्थ है, मुझे लग रहा है ये सर्कल परफेक्ट है, नहीं है थोड़ा सा यहां से टेढ़ा होगा, लेकिन परफेक्ट बनता जा रहा है। तुम मेरे को एक चीज में तो एक्सपर्ट कर दोगे, नौटंकी, दो चीजों में, नौटंकी और सर्कल बनाने में। ठीक है, और किसी चीज में हम एक्सपर्ट नहीं होंगे, पहले से ही एक्सपर्ट है हम।
इंक्रीज टू शिफ्ट इट फ्रॉम ऑर्बिट आर। लॉजिकली समझना, एक अर्थ है हमारे पास, एक ही अर्थ है हमारे पास, इसका रेडियस कैपिटल आर, यहां पर एक छोटा सा सैटेलाइट ऐसे घूमता, इलॉन मस्क का भेजा हुआ सैटेलाइट घूमता, मतलब मैंने ही भेजा है, मेरे नकली वाले बंदे ने भेज दिया एक सैटेलाइट, और ये आर रेडियस पे था ऐसे। इसको हमें 3/2r मींस इससे ज्यादा रेडियस पे पहुंचाना है, तो भैया एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ये फाइनल पोजीशन है उसकी, ये इस टाइप से हमारे पास फाइनल पोजीशन ये हो गई, इनिशियल पोजीशन ये हो गई। ओके, तो इन्होंने कहा है कि कितनी परसेंटेज एनर्जी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो पहले भाई परसेंटेज चेंज आपको याद है, परसेंटेज चेंज, कोई भी चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, परसेंटेज एरर यही तो होता था ना, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा ई, ये हमें कैलकुलेट आउट करना है। डेल्टा ई मींस फाइनल इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। तो अब बताओ, जब सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमता है तो क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर सिर्फ पोटेंशियल होती है, या फिर टोटल दोनों का समेशन होता है, दोनों का। और सैटेलाइट वाला भी हम लोगों ने करा था, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब ग्राफ कर रहे थे हम लोग, टोटल एनर्जी आता था बेटा -gm1m2/r 2r, याद आ रहा है वो ग्राफ हाइपरबोला वाले, यही आया था टोटल, चेक कर लेना। और मैंने कहा था याद कर लेना क्योंकि ये बार बार आएगा। तो भाई जब ये यहां वाले इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा था तो इनिशियल एनर्जी इसकी होती -gm1m2/2r, ये होता। और जब ये वाले रेडियस पे जहां ये कह रहे हैं ये 3/2r हो चुका है, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे जो फाइनल एनर्जी होती वो होती -gm1m2, एक अर्थ का मास और एक सैटेलाइट का, अपॉन 3r/2, यही तो होता। तो चेंज इन एनर्जी निकाल लो, डेल्टा ई कितना आ गया, मॉड चाहिए वैसे तो, -2gm1m2/3r माइनस ऑफ माइनस प्लस gm1m2/2r, यही तो आता चेंज। समझ गए ना बेटा मैंने क्या कहा था, एक सैटेलाइट जब आर रेडियस पे घूमती है उसकी टोटल एनर्जी ये होती है, ठीक है। तो इसका रेडियस आर था तो ये हो गया, इसका रेडियस 3/2r था तो ये हो गया टोटल एनर्जी सेकंड की। तो डेल्टा ई अगर मैं बात करूं बेटा तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग 6r ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -4gm1m2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा +3gm1m2, ठीक है, यही तो आएगा ना हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, मॉड ले लेंगे क्योंकि हमें चेंज इन एनर्जी चाहिए, तो ये आ जाएगा gm1m2/6r, ये आ गया, ये चेंज आ गया। इनिशियल ये पता था तो हम लोगों ने अभी चेंज निकाला बेटा gm1m2/6r, ठीक है। इनिशियल एनर्जी था gm1m2/r, माइनस नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले वाले का देखो, अच्छा यहां पे 2 था उसका, है ना, इनिशियल की बात करें -gm1m2/2r, माइनस नहीं ले रहे, ये आ गया। अब परसेंटेज चेंज था तो डेल्टा ई अपॉन इनिशियल ई इंटू 100 रे, सिंपल। तो वैल्यू धर दो भैया, इसमें धर दो gm1m2, आखिरी के स्टेप तो मजेदार होते हैं, बस इसी में तो गलती होती है केयरलेस वाली, क्योंकि मतलब हमारे बच्चे इतने लीचड़ होते हैं ना कि पहले बहुत दिमाग लगाया, किसी तरीके से आंसर आया, जैसे आंसर आ रहा होता है उनको लगता है इतनी खुशी हो जाती है कि आखिरी में जाके गंद फैला देते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है बेटा, आखिरी स्टेप यही है। तो 2/6 1/3 इंटू 100 करोगे बेटा तो 33.3% हमें परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है। 33.3 आंसर बेटा। खुशी में ना आखिरी में ये आंसर आ रहा और गलत कर दिया, नहीं। जब आप एग्जाम से वापस आओ घर पे बेटा, मैं बता रहा हूं, इतने टेस्ट दे चुके हो, आपको याद, एक मोमेंट के लिए याद करना, आपको वो याद है कि जब आप घर से वापस आते हो आंसर कॉपी, मन तो नहीं होता, एग्जाम से निकलने के बाद कुछ बच्चे होते हैं भाई इसका क्या लिखा, इसका क्या लिखा। अगर तुम्हें उन बच्चों से इरिटेशन होती है तो तुम मेरी कैटेगरी के हो, ठीक है। मैं एग्जाम दे के आता था, मैं ये नहीं देखता था अब हो गया यार, ठीक है ना, चिल मारो यार, ठीक है।
लेकिन घर पे आके तो खुद से तो एनालिसिस करनी होती है ना, खुद से करनी चाहिए हमेशा। आप एनालिसिस से डरना मत। जब आपने एनालिसिस करना स्टार्ट करा और आपको पता लगा जिस क्वेश्चन पे आप बहुत कॉन्फिडेंट थे वही गलत हो गया, तो क्या होगा? मन करता है ये जो खोपड़ी है ना किसी में दे मारे और मर जाए, राइट? आपको 2 दिन तक खूब इरिटेशन रहेगी, खूब इरिटेशन रहेगी। तो एक्चुअली में मैं कह रहा हूं जो इस बार का अटेम्प्ट है ना, एग्जाम चाहे कितना भी खराब हो कितना भी अच्छा हो, इरिटेशन के साथ एग्जाम जाने के बाद आपकी टेंशन रिलैक्स हो जानी चाहिए। यार आप बॉडी को हमेशा टेंशन में नहीं रख सकते, हार्मोन्स अजीब तरीके से रिलीज होंगे, मूछें उग जाएंगी लड़कियों की और लड़कों के सर से बाल उग जाएंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करिए, जो आता है उसको परफेक्टली एंड तक आंसर निकालिए, जिससे घर पे आने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन ना रहे यार कि ये आता था ये गलत कर दिया मैंने। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल पर्टिकुलरली पढ़ते हुए चलेंगे मेरे साथ, ठीक है? मैं आपको कोच करूंगा किस तरीके से बाल बचाने हैं जो हम लोगों ने अपने नहीं बचा पाए। और छोड़ो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास m डिस्ट्रीब्यूशन इज, बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी a/x², ये दे दिया E इन x डायरेक्शन, वेयर a इज कांस्टेंट, नहीं भी देता हम वही लेते हैं, हम इतना मेहनत नहीं करते। टेकिंग द ग्रेविटेशन पोटेंशियल टू बी 0 एट इंफिनिटी, मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे r की वैल्यू इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, हमें बताना है पोटेंशियल एट x। आधे बच्चे को ये रिलेट हो रहा, अरे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था। मैंने कहा तो था कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच करता है ये, E इक्वल टू माइनस dv/dr, याद आ रहा है? सीबीएसई में पढ़ा होगा, बस यही पढ़ा है, इसका डेरिवेशन पढ़ा है, क्वेश्चन शायद ना किए हो। बेटा सेम चीज ग्रेविटेशन में हिट करती है। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज a/x² इज इक्वल टू माइनस dv/dx, क्योंकि x में चेंज कर रहा है, पार्शियल का साइन हटा लेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? तो a इंटू dx अपॉन x² इक्वल टू माइनस dv। अब आधे बच्चे कहेंगे सर आपको ये याद कैसे आया? मैं कहूंगा क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें ग्रेविटेशन फील्ड, एनालॉजी में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ क्या रहा है? पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पोटेंशियल होता था यही तो रिलेशन यूज करते थे, E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, मैंने वही यूज किया। ग्रेविटेशन में भी सेम हमारे पास एनालॉजी चलती है। अब हुआ यहां पे वेरिएबल x, यहां पे वेरिएबल पोटेंशियल, इंटीग्रेट कर दो। जब x की वैल्यू इंफिनिटी थी तो पोटेंशियल 0 था, यही तो बोल रहे है ना, यही तो बोला उन्होंने। कैसे पता लगा यहां पे पोटेंशियल रखना है, यहां पे x रखना है? वेरिएबल dx, d के साथ x है, d के साथ v है, यहां पे पोटेंशियल वेरिएबल है, तो वोल्टेज की वैल्यू 0। अरे यार डॉट डॉट सी बिंदी आ जाती है ना, दिमाग खराब करती है। हमें साफ सफाई पसंद है, सिर्फ बोर्ड पे, घर पे नहीं, घर तो हम बहुत गंदी तरीके से रहते हैं। तो जब x की वैल्यू इंफिनिटी थी तो पोटेंशियल 0 था, गिवन है। जब x की वैल्यू कुछ हुई तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, हमें निकालना था। तो भाई 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, आधे बच्चे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये मन करता है ना उनका ना मुंह उसी किताब में घुसेड़ दो, ठीक है? ये आ गया। और यहां पे अपर माइनस लोअर होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव है तो मैं 0 - v लिख सकता हूं, ठीक है? तो हमारे पास अगर हम लोग यहां से ध्यान से देखें यही आएगा ना, माइनस तो ये v, तो अपर माइनस लोअर, तो माइनस हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, 0 - v कर दिया। अपर लिमिट आ गई। अच्छा यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, उस साइड नहीं जाऊंगा। तो यहां पर आ जाएगा a, अपर लिमिट हमारे पास -1/x, लोअर लिमिट 1/∞ इज इक्वल टू -v। माइनस माइनस 1/∞ 0, एक को बहुत बड़ी चीज से दबा रहे हो तो खत्म हो जाएगा। तो 1/x माइनस माइनस कैंसिल, तो v की बात करें तो a/x हमारे पास आंसर आ रहा है। ये है हमारे पास आंसर, हम इसको मार्क करेंगे रे, ठीक है? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये हमारे पास सन हो गया, ये हमारे पास ये अर्थ हो गया। धरती माता गोल गोल खुद घूम रही है, किसी के चक्कर में है क्या? हाँ ये पापा जी है, उसी के चक्कर में, गलत मत सोचो, गलत नहीं, ठीक है?
एंगुलर मोमेंटम L ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n, वेयर r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। आधे बच्चों को दिमाग वही, धरती माता को माता बोल रहा है और किसी का चक्कर दिलवा रहे हो सर, बजरंग दल पीट देगा आपको। हमारा कहने का मतलब है अर्थ अगर हमारे पास सन के अबाउट घूम रही है, उसका रेडियस r दे दिया है, तो एंगुलर मोमेंटम r की पावर n पे डिपेंड कर रहा है। n की वैल्यू क्या होगी? बहुत फर्जी सस्ता सा क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पहले तो मेरे को सोच के बताओ, कैसे बताओगे? सोच लो कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता था। v क्या होता था? कितनी स्पीड से ये इसके चक्कर काट रहा है। और अभी हम लोगों ने कहा था ऑर्बिटल स्पीड, ये इसके लिए ऑर्बिट ही तो हो गया भैया। और अगर ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो gm/r, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ gm, मास सन का, ऑर्बिटल स्पीड में मास बॉडी का नहीं होता, जिसके अबाउट चक्कर काट रहा उसका होता है, अपॉन r इंटू r, ठीक है। यही तो है, ये r की पावर हाफ, ये r, तो देखा जाए ऊपर r की पावर हाफ ही तो बचेगा रे। तो हमारे पास ऑप्शन ए, गलती मत कर देना, ये है हमारे पास r अपॉन r की पावर हाफ, r1 माइनस हाफ, r की पावर हाफ। आधे बच्चे ऊपर ले जाके नेगेटिव ऑप्शन दे रखा है और उनको पॉजिटिव मार्क्स तो चाहिए ही नहीं। दिमाग आखिरी में क्यों लगाना? एक्साइटमेंट में है, खुशी में है, पागल है, कुछ भी मार्क कर देंगे। एक ऑप्शन की जगह 4 भी मार्क कर सकते हैं। तो हमारे पास ध्यान से बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो शांति से पढ़ते हैं, मेरे जैसे नहीं। तो हमारे पास आंसर ए आया। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। एक हमारे पास सैटेलाइट है भैया, इलॉन मस्क, मैं हूं, मैंने सोचा एक सैटेलाइट को हमें लॉन्च करना है। तो मेरे पास एक साइंटिस्ट आया, उसने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि सर इलॉन मस्क सर, आप ये बताइए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी होगी टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल R। मैंने कहा ये सब पता है मुझे। हाँ आगे बताओ। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड 2r, ऑल्टीट्यूड मींस फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, वेयर मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। उन्होंने कहा कि सर आप एक सैटेलाइट को ऊपर भेजनी है, धरती पे से हाइट देनी है 2r। अब आप ये बताओ कि हमें मिनिमम एनर्जी कितनी देनी होगी, मिनिमम एनर्जी कितनी देनी होगी। तो हम जो एनर्जी देंगे वो तो काइनेटिक के फॉर्म में देंगे, रॉकेट में डाल के भेज देंगे। तो लॉजिकली अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इनिशियल एनर्जी, अगर मैं इस सैटेलाइट की बात करी जाए, तो इनिशियल एनर्जी में हमारे पास कुछ काइनेटिक होगी जो हम देंगे और एक पोटेंशियल होगी, ठीक है। काइनेटिक हमें निकालनी है, राइट। तो के ई और पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का अगर मैं बात करूं तो माइनस GMM बाय कैपिटल R होगा। GMM बाय R होता है, यहां पे इस समय ये होगा। जब कोई सैटेलाइट यहां पर ले जाओगे तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप ऊपर ले जाके इसको छोड़ दोगे। सैटेलाइट को हम लोगों को एक गोल चक्कर दिलाने के लिए कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मींस यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी और यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगी। लेकिन मैं इंडिविजुअली ना निकाल के मैं कहूं एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमें पता है माइनस GMM बाय 2 इंटू R, निकाला था वो ग्राफ से, यूज हो गया। यही तो इलॉन मस्क ने दिमाग लगाया। हम इंडिविजुअली नहीं करेंगे, हमें टोटल पता है, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर मेरे को ले जाना है तो उतनी टोटल एनर्जी तक ले जाना है। माइनस GMM, यम बोलने वाला था, माइनस GM1 M2 बाय 2R, दैट इज द टोटल एनर्जी। और ये R इस बार हो जाएगा 3R, फ्रॉम द सेंटर होता है ये, सरफेस से नहीं, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं अब, तो माइनस GMM अपॉन 2 इंटू 3R 6R, समझ गए ना। यहां पे R की वैल्यू 3R हो जाएगी, 2R तो ऑल्टीट्यूड था और R रेडियस था, ठीक है। ये हो गया, दोनों को इक्वेट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस GMM बाय R इज इक्वल टू माइनस GMM बाय 6R।
इसको उस साइड ले जाओ बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी बेटा -GMM/6R, और ये प्लस हो जाएगा प्लस GMM/R, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास GMM/R, कॉमन ले लिया, 1 - 1/6, 5/6 GMM/R, कैपिटल आर ना। हाँ, इलॉन मस्क से गलती नहीं हो सकती बेटा, और वो भी इस चैप्टर में है। क्या बात कर रहे हो, एक्सपर्ट पढ़ा रहा है बेटा तुम्हें। 5/6, पता लगा आंसर ही मैच नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, शुक्र है। इतना हवा बना दिया और बाद में आंसर ही मैच ना हो। मजा ही आ जाता। अच्छा, तो हमारे पास कितना टाइम हो चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या हम लोग एक और क्वेश्चन उठा ले? राइट, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज आर। ठीक है, एक हमारे पास प्लेनेट है जिसका रेडियस r है। ओके, द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट। सैटेलाइट घूमेगी ऊपर जाके, मस्त, तो रुकेगी नहीं। ठीक है, बहुत फर्जी सा क्वेश्चन। अराउंड इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ओके, इस r रेडियस के सर्कल पे ऐसे घूम रही है विद ओमेगा। ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सरफेस। ओके, यहां पर इन्होंने क्या कहा, एक सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दे दी कि यहां पे एक सैटेलाइट है जो ऐसे r रेडियस पे ओमेगा से घूम रही है। मैंने कहा ओके, तो यहां पे ग्रेविटी बताओ। मैंने कहा ये क्या बकवास सी बात है, वहां की बात देके यहां पे क्यों पूछ रहे हो? कह रहे बेटा मार्क्स चाहिए। मैंने कहा हाँ, कह रहे कर ले। ओके, तो भैया हमारे पास सोल्यूशन, जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो है GM/r²। पहले तो ये था, राइट। क्वेश्चन में तो r है, कहीं ना कहीं GM नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं ये रिप्लेस करना है। अप्रोच समझ आ रही है ना? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GM/r²। ऑप्शन देखो, कैपिटल R के टर्म में G और M नहीं है, तो ये क्यों दे रखा होगा? ये इसीलिए दे रखा होगा कि हम ये निकाल लें। तो लॉजिकली बेटा, अर्थ का मास m, इसका मास स्मॉल m, ये अगर एक सर्कल ऑर्बिट में घूम रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही इसका mv²/r बनेगा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का क्या होगा रे? GM कैपिटल R या स्मॉल r? स्मॉल r, r² इक्वल टू स्मॉल m, क्योंकि उसी का लिखने है, v² और इसका रेडियस r, राइट। तो m से m चला गया रे, r से r चला गया रे, तो हमारे पास ये कितना बचा? GM। अच्छा, हम लोग mv²/r क्यों ले, जब ओमेगा के टर्म में दे रखा है? तो इन दोनों के बीच का फॉर्मूला आ जाएगा GMM/r²। अरे कितनी गलती करवाएगा रे, r², GMM/r² इक्वल टू mr⍵²। क्योंकि r और ओमेगा में क्यों लिख रहा हूं, दे रखा है रे। तो हमारे पास m से m गया, GM की बात करें तो ये हो गया r³ω²। यहां रख दो रे, r³ω²/R², दैट विल बी द आंसर। r³ω² कौन सा है रे? यहां पर है, वहां पे भी है, r² होना चाहिए आंसर। समझ आया? तो कैसा लगा आपको पढ़ के एक नकली इलॉन मस्क से? आई होप आपको यह चीज सही लगी होगी। रिलेशन था, हमारे पास टाइम हो गया है, अच्छी बात है, समय बीतता चला जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कंटिन्यू करेंगे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसका अप्रोच यहां पर भी लगाएंगे, तभी आपके दोनों चैप्टर क्लब होके आपको समझ आएंगे। वाह, क्या राइम किया, क्या राइम किया, तालियां, घर पे तालियां मार देना भाई, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फिजिक्स वाला, क्योंकि दिल हमारा और दिमाग हमारा यहीं पे है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।